नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय एवं पेशे से आय। व्यवसाय एवं पेशे से आय में आज हम बात करेंगे स्पष्ट है अस्वीकृत व्ययों की। एक्सपेंसेज एक्सप्रेसली डिसअलाउड। तो स्पष्ट है अस्वीकृत व्ययों में पहला व्यय है कुल कर योग्य आय में न सम्मिलित होने वाली आय के संबंध में किए गए व्यय। हमने बात की थी कि व्यवसायी द्वारा आय कमाने के लिए कुछ खर्चे किए जाते हैं, तो अगर आय कमाने के लिए कोई खर्चा किया गया है तो उस खर्चे की छूट जो है कमाई गई आय में से प्रदान कर दी जाती है और जो शेष आय की राशि बचती है वो राशि कर योग्य आय कहलाती है। तो अगर कर योग्य आय की गणना करते समय किसी आय को सम्मिलित ही नहीं किया जाए तो जिस आय को सम्मिलित नहीं किया गया है उस आय के संबंध में जो भी खर्चे किए गए हैं उन व्ययों की कटौती जो है व्यवसाय की आय में से प्रदान नहीं की जाती। ऐसे व्यय अस्वीकृत व्यय होते हैं। दूसरा है अनुसंधान हेतु दान के अतिरिक्त दान। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अनुसंधान के लिए करदाता द्वारा दान दिया जाता है तो ऐसा दान किसी भी प्रकार के अनुसंधान के संबंध में हो सकता है। अनुसंधान चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान हो, सामाजिक विज्ञान के संबंध में हो या फिर सांख्यिकीय अनुसंधान हो। तो अगर करदाता द्वारा अनुसंधान के लिए दान दिया जाता है और ऐसा दान अगर किसी कंपनी को जो अनुसंधान के लिए रजिस्टर्ड है या फिर किसी महाविद्यालय को, विश्वविद्यालय को, तकनीकी संस्थान को, किसी प्रयोगशाला को, किसी शोध संस्थान को अगर दान दिए जाते हैं अनुसंधान के लिए तो ऐसे दान की कटौती जो है व्यवसाय की आय में से स्वीकृत की जाती है। इसके संबंध में हो सकता है सामान्य कटौती दी जाए, भारित कटौती दी जाए, लेकिन जो है व्यवसाय की आय में से कटौती प्रदान कर दी जाती है। लेकिन अगर अनुसंधान के दान के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का दान दिया जाए, यह दान हो सकता है व्यक्तिगत आधार पे हो, दया के कारण हो, तो इस प्रकार के दान की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान नहीं की जाती है। और इसके संबंध में एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर दान जो है किसी वनारोपण कोष में दिया जाता है, ये अगर अधिसूचित हो, अनुमोदित हो, अगर अधिसूचित वनारोपण कोष में दान दिया जाता है या फिर प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण के लिए कोई दान दिया जाता है तो ऐसा दान भी अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार के दान की कटौती भी व्यवसाय की आय में से प्रदान नहीं की जाती। तीसरा है राजनीतिक पार्टी की पत्रिका अथवा स्मारिका में विज्ञापन। तो जब हम विज्ञापन की बात कर रहे थे, विज्ञापन व्ययों की बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि अगर विज्ञापन किसी राजनीतिक पार्टी की पत्रिका में या स्मारिका में दिया जाता है तो इस प्रकार के विज्ञापन के संबंध में जो भी व्यय किए जाते हैं वह विज्ञापन के व्यय व्यवसाय की आय में से उन विज्ञापन के व्ययों की कटौती नहीं प्रदान की जाती। ऐसे विज्ञापन के व्यय अस्वीकृत व्यय होते हैं। निजी व्यय, अगर करदाता ने किसी प्रकार के निजी व्यय किए हैं, अगर कोई आहरण किया है तो इन निजी व्ययों की या आहरण की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान नहीं की जाती। निजी व्यय अस्वीकृत होते हैं। प्रत्यक्ष, अगला है प्रत्यक्ष कर। तो हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। अप्रत्यक्ष कर यानी कि जीएसटी हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी जो आयात शुल्क है, इस प्रकार के वे अप्रत्यक्ष, इस प्रकार के कर अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। तो व्यवसाय की आय में से अप्रत्यक्ष करों की कटौती दी जाती है लेकिन प्रत्यक्ष करों की कटौती स्वीकार नहीं की जाती। प्रत्यक्ष करों में आयकर सम्मिलित है तो आयकर की कटौती जो है व्यवसाय की आय में से प्रदान नहीं की जाती। साझेदारी संस्था के लिए अस्वीकृत व्यय। साझेदारी संस्था द्वारा साझेदार को दिया गया ब्याज एवं वेतन। अगर साझेदारी संस्था द्वारा साझेदारों को अगर ब्याज एवं वेतन का भुगतान किया जाता है तो इनके संबंध में एक जो है अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है और इसके संबंध में जो आयकर की धारा है वो आयकर की धारा 40B है। तो आयकर अधिनियम की जो धारा है 40B, उसमें जो साझेदारों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज और वेतन के संबंध में अधिकतम सीमा बताई गई है। अगर उस अधिकतम सीमा से अधिक ब्याज और वेतन का भुगतान किया जाता है तो जो अधिक की राशि है वो राशि ब्याज या वेतन की राशि अस्वीकृत कर दी जाती है। तो साझेदारों को दिए गए ब्याज के संबंध में 12% वार्षिक जो है उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। अगर साझेदारी संलेख में
अगर साझेदारी संलेख में ब्याज की दर अगर 12% से कम निर्धारित की गई है तो साझेदारी संलेख में जो भी दर निर्धारित की गई है ब्याज की, जो भी वर्णित की गई है ब्याज की दर, उस दर से अधिक ब्याज का भुगतान साझेदारों को नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर साझेदारी संलेख में जो है वर्णित ब्याज की दर 12% से अधिक है और साझेदारों को उस दर से ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, यानी 12% से अधिक दर से ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, तो 12% से जो भी अधिक ब्याज का भुगतान किया जा रहा है वो ब्याज की राशि जो है कटौती, उस ब्याज की राशि की कटौती नहीं दी जाएगी, वह अधिक की राशि अस्वीकृत कर दी जाएगी। इसी प्रकार वेतन के संबंध में भी धारा 40B में बताया गया है कि अगर साझेदारी संस्था को हानि होती है तो साझेदारों को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का वेतन दिया जा सकता है। तो साझेदारों को वेतन के संबंध में अधिकतम सीमा है, अगर साझेदारी संस्था को हानि होती है तो अधिकतम वेतन 1.5 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। अगर साझेदारी संस्था को लाभ हो रहा है तो जो भी बुक प्रॉफिट है, यानी जो भी पुस्तकीय लाभ हैं, पुस्तकीय लाभ के प्रथम 3 लाख रुपए तक, 3 लाख पुस्तकीय लाभ के प्रथम 3 लाख रुपए तक जो है 1,50,000 रुपए या लाभों का 90% जो भी अधिक हो। तो उच्चतम सीमा क्या निर्धारित की गई है वेतन के संबंध में? अगर साझेदारी संस्था को हानि होती है तो साझेदारों को अधिकतम 1.5 लाख रुपए का लाभ, 1.5 लाख रुपए का वेतन दिया जा सकता है। और अगर साझेदारी संस्था को लाभ हो रहा है तो जो पहले 3 लाख रुपए का लाभ है, यानी 3 लाख रुपए तक अगर लाभ होता है साझेदारी संस्था को, तो 3 लाख रुपए अगर लाभ हो रहा है तो साझेदारों को अधिकतम 1.5 लाख रुपया या लाभों का 90%, 1.5 लाख रुपया या लाभों का 90%, इन दोनों में से जो भी अधिक हो अधिकतम उसके बराबर जो है साझेदारों को वेतन भुगतान किया जा सकता है। और अगर 3 लाख रुपए से अधिक लाभ हो तो 3 लाख रुपए के आगे जो भी लाभ हैं, शेष लाभ पर लाभों का 60%। अगर लाभ हो रहे हैं और अगर लाभ 3 लाख रुपए तक हैं तो उन प्रथम 3 लाख रुपए तक 1.5 लाख रुपए या लाभों का 90%, इन दोनों में से जो भी अधिक हो उस राशि के बराबर वेतन साझेदारों को दिया जा सकता है। और 3 लाख रुपए से अगर अधिक लाभ हो रहे हैं तो 3 लाख रुपए के आगे जो भी लाभ हैं, शेष लाभ हैं, उन लाभ पर लाभों के 60% के बराबर वेतन का भुगतान किया जा सकता है। अगर इस सीमा से अधिक भुगतान किया जाता है साझेदारों को तो जो अधिक की राशि है वो अस्वीकृत कर दी जाएगी। व्यक्तियों के समुदाय के लिए अस्वीकृत है। व्यक्तियों का समुदाय व्यक्ति की परिभाषा में एक कंपनी, व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, ये सभी व्यक्ति की परिभाषा में आते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति अगर मिलकर किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, एक अपना समुदाय बनाते हैं, तो अगर व्यक्तियों का समुदाय बनाया गया है और व्यक्तियों के समुदाय द्वारा अपने सदस्यों को ब्याज एवं वेतन का भुगतान किया जाता है, तो सदस्यों को दिया गया ब्याज और वेतन जो है व्यक्तियों के समुदाय की आय में से अस्वीकृत किया जाता है। ऐसे व्ययों की कटौती प्रदान नहीं की जाती। 8वां है रिश्तेदारों को सामान्य से अधिक भुगतान। अगर रिश्तेदारों को सामान्य से अधिक भुगतान किया गया है, इस सामान्य से अधिक भुगतान का निर्धारण कर निर्धारण अधिकारी करेगा। अगर कर निर्धारण अधिकारी की नज़रों में उसको अगर ऐसा लगता है कि जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों को सामान्य परिस्थितियों से अधिक भुगतान किया गया, अगर किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान किया जाता तो शायद इतना भुगतान नहीं किया जाता, इन रिश्तेदारों को अधिक भुगतान किया गया है सामान्य परिस्थिति से, तो अगर सामान्य से अधिक भुगतान किया जाता है रिश्तेदारों को तो जो अधिक की राशि है वो अस्वीकृत कर दी जाएगी। अब रिश्तेदार कौन कौन माने जाते हैं? तो रिश्तेदार के लिए हमको देखना पड़ेगा कि करदाता की स्थिति क्या है। अगर करदाता व्यष्टि है तो व्यष्टि का रिश्तेदार, अगर करदाता कोई इंसान है, प्राकृतिक प्राणी है, तो उस प्राकृतिक प्राणी का कोई भी रिश्तेदार माना जाएगा। अगर जो करदाता है हिंदू अविभाजित परिवार है तो हिंदू अविभाजित परिवार होने पर हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य जो है वो रिश्तेदार माना जाएगा करदाता का। अगर करदाता फर्म है तो फर्म में साझेदार या साझेदार का रिश्तेदार जो है रिश्तेदार माना जाएगा करदाता का। अगर करदाता कंपनी है
तो कंपनी में संचालक रिश्तेदार माना जाता है, या संचालक का कोई रिश्तेदार हो, संचालक या संचालक का रिश्तेदार, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कंपनी में सारवान हित हो। तो रिश्तेदारों को सामान्य से अधिक भुगतान, तो रिश्तेदार कौन कौन है? व्यष्टि की दृष्टि, अगर व्यष्टि करदाता है तो व्यष्टि का रिश्तेदार, अगर हिंदू अविभाजित परिवार है तो हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य करदाता का रिश्तेदार माना जाता है। अगर करदाता फर्म है तो फर्म में साझेदार या फिर साझेदार का रिश्तेदार माना जाता है। अगर करदाता कंपनी है तो कंपनी में संचालक का रिश्तेदार, या ऐसा कोई अंशधारी या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कंपनी में सारवान हित हो। सारवान हित के लिए उस व्यक्ति द्वारा कंपनी के 20% जो है अंश, कम से कम वो 20% अंशों का धारक होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर करदाता की अलग अलग स्थिति है तो करदाता की अलग अलग स्थिति के लिए करदाता के रिश्तेदार जो है अलग अलग माने जाते हैं। अगला है 10,000 रुपए से अधिक का नगद, वाहक चेक अथवा रेखांकित चेक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान। तो 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान अगर नगद में किया जाता है, कैश में पेमेंट किया जा रहा है, वाहक चेक द्वारा किया जा रहा है। वाहक चेक का मतलब होता है कि चेक काट कर दे दिया किसी व्यक्ति को, और अगर वो व्यक्ति ले जाकर बैंक की खिड़की पर, काउंटर पर प्रस्तुत करता है वो चेक को, जो चेक लेके जाता है उसी को जो है भुगतान कर दिया जाता है। तो वाहक चेक द्वारा किया जाता है, अथवा रेखांकित चेक या रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है। रेखांकित चेक का मतलब होता है चेक के ऊपर ऐसे 2 रेखाएं खींच दी जाती है। इसी प्रकार ड्राफ्ट पे भी 2 लाइनें खींच दी जाती है, तो वो रेखांकित ड्राफ्ट कहलाता है। तो अगर 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान नगद में, वाहक चेक द्वारा या रेखांकित चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो ऐसा भुगतान अस्वीकृत व्यय माना जाता है। ऐसे भुगतान के संबंध में व्यवसाय की आय में से कटौती प्रदान नहीं की जाती। तो अगर 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान करना है तो 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान किस प्रकार किया जाए? तो 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान किया जाना चाहिए जो बैंक खाते में जमा होने वाले चेक या ड्राफ्ट से। तो अगर 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान करना है तो भुगतान किया जाना चाहिए बैंक खाते में जमा होने वाले चेक या ड्राफ्ट से। तो उसमें क्या होगा कि चेक के ऊपर अकाउंट्स पे लिखा होगा। तो अगर चेक के ऊपर 2 लाइनें खींचकर अकाउंट्स पे लिख दिया गया है तो ऐसा चेक जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उस व्यक्ति के नाम के अकाउंट में ही जमा होता है। तो अगर 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान किया जाना है तो बैंक खाते में जमा होने वाले चेक या ड्राफ्ट से किया जाना चाहिए, या फिर इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा। तो आजकल मोबाइल ऐप है, इंटरनेट बैंकिंग है, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली जो है फंड ट्रांसफर कर दिया जाता है, पैसे का भुगतान कर दिया जाता है। तो 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान जो है इस प्रकार किया जाना चाहिए। अगर 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान अगर बैंक में जमा होने वाले चेक, ड्राफ्ट से या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा किया जाता है तो ऐसा व्यय फिर स्वीकृत कर लिया जाता है। अब ये जो 10,000 रुपए की लिमिट है ये 1 दिन की लिमिट है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 15,000 रुपए का भुगतान करना है तो इस व्यक्ति को एक दिन 8,000 रुपए का नगद भुगतान कर दिया गया। ये जो 10,000 रुपए की लिमिट है ये 1 दिन की लिमिट है, 1 दिन की सीमा है। अगर किसी व्यक्ति को 15,000 रुपए का भुगतान करना है तो उस व्यक्ति को एक दिन तो 8,000 रुपए का नगद भुगतान कर दिया, कैश में दे दिया, और अगले दिन 7,000 रुपए का भुगतान कर दिया। तो इस प्रकार से ये दोनों खर्चे जो है स्वीकृत हो जाएंगे, क्योंकि जो सीमा है 10,000 की वो 1 दिन के लिए है। तो 10,000 की सीमा यहां पर क्रॉस नहीं हुई, इसलिए ये दोनों भुगतान जो है स्वीकृत कर लिए जाएंगे। ऐसा भुगतान चाहे नगद में हो चाहे किसी एक व्यक्ति को ही क्यों न किया जाए, अगर दिन अलग अलग दिन पर ये दोनों भुगतान किए गए हैं तो। लेकिन अगर ऐसा भुगतान चाहे 2 बार में किया जाए लेकिन 1 दिन में नहीं होना चाहिए। तो अगर 15,000 रुपए का किसी व्यक्ति को भुगतान करना है तो पहले उसको 8,000 का भुगतान कर दिया, फिर उसी दिन 10,000 रुपए का भुगतान कर दिया। चाहे ऐसा भुगतान टुकड़ों में किया जाए लेकिन 1 दिन के अंतर नहीं होना चाहिए। अगर एक ही दिन में 2 बार भुगतान किया है 8,000 और 7,000 का तो फिर ये दोनों ही भुगतान अस्वीकृत हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में 10,000 की सीमा जो है क्रॉस हो गई है, 10,000 से अधिक का भुगतान कर दिया गया है।
तो ये जो 10,000 से अधिक नगद भुगतान की जो सीमा है, ये सीमा केवल व्यवसाय के संबंध में किए गए व्ययों के लिए है। जैसे वेतन चुकाया जाए किसी को किराए का भुगतान किया जाए, मजदूरी का भुगतान किया जाए, माल के खरीदने के संबंध में अगर कोई भुगतान किया जाए, तो इस प्रकार के व्ययों के संबंध में केवल ये सीमा है, ये प्रावधान लागू होता है। अगर पूंजीगत संपत्तियों की खरीदी की जाती है तो पूंजीगत संपत्तियों की खरीद पर अगर भुगतान किया जाता है तो उस भुगतान के संबंध में ये प्रावधान लागू नहीं होता। ये जो 10,000 रुपए की सीमा है, इस 10,000 रुपए की सीमा को 35,000 रुपए तक किया गया है। अगर किसी गाड़ी भाड़े का भुगतान ट्रांसपोर्टर को किया गया हो, तो अगर गाड़ी भाड़े के रूप में ट्रांसपोर्टर को भुगतान किया जाता है तो ऐसा भुगतान 35,000 रुपए तक नगद में भुगतान किया जा सकता है। तो अगर ट्रांसपोर्टर को 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान किया जा रहा है गाड़ी भाड़े के रूप में, तो ऐसा भुगतान स्वीकृत कर लिया जाता है और नगद भुगतान की सीमा 35,000 रुपए तक बढ़ाई हुई है। तो अगर 35,000 रुपए तक ट्रांसपोर्टर को गाड़ी भाड़े के रूप में भुगतान किया जाता है तो ऐसा नगद भुगतान जो है स्वीकृत व्यय माना जाता है। अगर 35,000 रुपए से अधिक का भुगतान ट्रांसपोर्टर को नगद में किया जाता है तो ऐसा भुगतान फिर ऐसा व्यय अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के दो बिल हों, अगर किसी व्यक्ति के दो अलग अलग बिल हो, मान लीजिए कोई तकनीशियन है, उस तकनीशियन ने एक तो अपनी कोई मशीन किराए पे दे रखी है और दूसरा इसने कोई सेवाएं दी है, अपनी कोई सेवाएं दी है। एक तकनीशियन है तो उस तकनीशियन ने एक बिल दिया है किराए के लिए, कोई मशीन का किराया है, और दूसरा उसने अपनी सेवाओं के लिए कोई बिल दिया है। तो अगर किसी व्यक्ति को दो अलग अलग बिलों के लिए भुगतान किया जाता है, मान लीजिए उसको 9,000 रुपए किराए का भुगतान किया और उसने जो अपनी सेवाएं दी उसके लिए 5,000 का भुगतान किया, और ऐसा भुगतान एक ही दिन में नगद में किया गया है, तो दो अलग अलग बिलों के लिए अगर भुगतान किया जाए और ऐसा भुगतान अगर 10,000 रुपए से अधिक हो जाए तो फिर उस स्थिति में भी जो है ये दोनों व्यय स्वीकृत व्यय होंगे, क्योंकि ये इन दोनों व्ययों का भुगतान अलग अलग बिलों के लिए किया गया है। अगर एक ही बिल के संबंध में 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान किया जाता तो फिर वो भुगतान है जो अस्वीकृत कर दिया जाता। कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जहां पर 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान अगर नगद में कर दिया जाता है तो उसको जो है व्यय के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है, उस व्यय की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान कर दी जाती है। तो वो स्थितियां कौन कौन सी हैं? 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान भी अगर नगद में कर दिया जाए तो जैसे बकाया कर का भुगतान, अगर किसी बकाया कर का भुगतान करना हो और ऐसा कर का भुगतान अगर 10,000 रुपए से अधिक नगद में कर दिया जाए तो इस कर की राशि जो है स्वीकृत कर ली जाएगी, व्यवसाय की आय में से कटौती प्रदान कर दी जाएगी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया गया है जो बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ जानता ही नहीं हो, उसको किस प्रकार खाता खुलवाया जाता है, किस प्रकार चेक जमा करवाया जाता है, किस प्रकार बैंक में और अन्य प्रकार के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया जाता है 10,000 रुपए से अधिक नगद में तो इस प्रकार का भुगतान, इस प्रकार का व्यय जो है स्वीकार कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई किसान है, कोई पशुपालक है, कोई मुर्गी पालन का काम करता है, तो इस प्रकार के व्यवसाय में अगर कोई व्यक्ति संलग्न है और इस प्रकार के व्यक्ति को अगर उसके उत्पाद खरीदने के लिए किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है और वो भुगतान 10,000 रुपए से अधिक का होता है और वो व्यक्ति बैंक व्यवहार के बारे में कुछ नहीं जानता, बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता, तो उस व्यक्ति को जो भी भुगतान किया जाता है नगद में, वो भुगतान जो है स्वीकृत कर लिया जाता है, उस भुगतान की कटौती प्रदान कर दी जाती है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया जाता है जिसके व्यवसाय स्थान पर बैंक नहीं हो, तो अगर उस व्यक्ति को 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान किया जा रहा है तो ऐसा भुगतान भी स्वीकृत व्यय माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुटीर उद्योग चलाता है और उत्पाद का निर्माण करता है और उस उत्पाद के निर्माण में शक्ति का यानी पावर का उपयोग नहीं करता, हाथ के द्वारा या अन्य किसी साधन के द्वारा बिना शक्ति के उत्पाद का निर्माण किया जाता है और उस व्यक्ति से उत्पाद खरीदा जाता है और उत्पाद खरीदने के बदले उसको अगर भुगतान किया जाता है और वो भुगतान 10,000 रुपए से अधिक नगद में कर दिया जाता है तो ऐसा भुगतान भी व्यवसाय की आय में से उस भुगतान की कटौती भी प्रदान कर दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी को या उसके उत्तराधिकारी को सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में या फिर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है और ऐसा भुगतान 10,000 रुपए से अधिक नगद में कर दिया जाता है तो ऐसे भुगतान की राशि व्यवसाय की आय में से कटौती दे दी जाएगी। लेकिन ऐसे भुगतान की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान नगद में नहीं किया जाना चाहिए।
तो इस प्रकार से कुछ स्थितियां थी जहां पर अगर भुगतान 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान नगद में भी कर दिया जाता है तो वो व्यय जो है कटौती के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है। उदारतावश दी गई राशि, अगर किसी कर्मचारी को या कर्मचारी की कोई सदस्य है, कोई विधवा है, उसको अगर पेंशन के रूप में या कोई क्षतिपूर्ति के रूप में अगर कोई राशि उदारतावश दी गई है जो नियमों के अनुसार नहीं है, तो ऐसी उदारतावश दी गई राशि व्यवसाय की आय में से कटौती योग्य नहीं होती, ऐसी राशि अस्वीकृत होती है। पूंजीगत हानि, हमने बात की थी माल के संबंध में हानि, अगर माल की आग, चोरी या अन्य किसी कारण से अगर हानि हो जाती है तो ऐसी व्यवसायिक हानि को व्यय मानकर व्यवसाय की आय में से कटौती प्रदान कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई पूंजीगत संपत्ति आग से, चोरी से या अन्य किसी कारण से पूंजीगत हानि होती है, पूंजीगत संपत्ति की हानि होती है, तो ऐसी हानि को व्यवसायिक व्यय मानकर व्यवसाय की आय में से कटौती प्रदान नहीं की जाती। पूंजीगत व्यय, अगर पूंजीगत संपत्ति खरीदने के लिए कोई व्यय किए गए हैं तो ऐसे व्ययों की कटौती भी व्यवसाय की आय में से प्रदान नहीं की जाती है। ऐसे व्ययों की कटौती आयकर अधिनियमों के अनुसार या तो ह्रास के रूप में या फिर किस्तों के रूप में प्रदान की जाती है। अगला है व्यापार की स्थापना से पूर्व आयगत व्यय, अगर व्यापार की स्थापना से पूर्व किसी प्रकार के आयगत व्यय किए हैं तो ऐसे व्ययों की कटौती कभी भी नहीं दी जाती, ऐसे व्ययों की कटौती प्रदान नहीं की जाती। आयोजन, अगर किसी प्रकार के खर्चों के लिए कोई आयोजन कर लिए गए हैं, आयोजन का मतलब ये हुआ कि खर्चों के लिए, भविष्य में होने वाले खर्चों के लिए आज ही प्रावधान कर लिया गया है, तो अगर किसी प्रकार का कोई आयोजन किया गया है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो इसी प्रकार के कोई प्रोविजंस किए गए हैं, आयोजन किए गए हैं, तो उन आयोजन की कटौती भी व्यवसाय की आय में से प्रदान नहीं की जाती, ऐसे आयोजन अस्वीकृत व्यय माने जाते हैं। अर्थदंड एवं कानूनी व्यय, अगर करदाता द्वारा किसी कानून का उल्लंघन किया गया है, किसी नियम का उल्लंघन किया गया है और उस उल्लंघन के कारण उसको किसी प्रकार का अर्थदंड चुकाया जाता है, उस पर किसी प्रकार की पेनल्टी लगाई जाती है, तो ऐसे अर्थदंड की राशि अस्वीकृत व्यय मानी जाती है, इस अर्थदंड की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान नहीं की जाती। इसी प्रकार जब कानून का उल्लंघन करने पर, उस उल्लंघन करने पर अगर उस पर कोई विवाद चलाया जाता है, उस विवाद के संबंध में अगर कानूनी व्यय किए जाते हैं या फिर अर्थदंड से बचाव के लिए उसके द्वारा कोई कानूनी व्यय किए जाते हैं, तो उस प्रकार के कानूनी व्यय भी व्यवसाय की आय में से स्वीकृत नहीं किए जाते, ऐसे व्यय भी अस्वीकृत व्यय माने जाते हैं। अवैध व्यय, अवैध व्ययों की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान नहीं की जाती है। अवैध व्ययों का उदाहरण जैसे मान लीजिए किसी को रिश्वत दी गई, कोई लाइसेंस प्राप्त करना था, उस लाइसेंस के संबंध में कोई सरकारी अधिकारी है, उसको रिश्वत का भुगतान किया गया, तो जो रिश्वत की राशि है वो अवैध व्यय मानी जाएगी, कानून के द्वारा वर्जित है। तो ऐसे व्ययों का अगर भुगतान, इस प्रकार के अगर व्यय किए जाते हैं तो इस प्रकार के व्यय व्यवसाय की आय में से कटौती योग्य नहीं होते, इस प्रकार के व्यय अस्वीकृत व्यय होते हैं। तो आज की क्लास में हमने स्पष्ट अस्वीकृत व्ययों के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।